हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कभी नहीं होगा कि मियां नवाज शरीफ इमरान खान की बीवी का नाम ले तो मैं मरियम का नाम ना लूं। मैं कभी नहीं ये कभी नहीं होगा। तरबियत हमारी है ही नहीं। उसकी तरबियत नहीं है, उसकी तरबियत नहीं है, आपकी तरबियत नहीं है। आप करती है बात, आप करती है बात, आप करती है बात, बात करने की लुक्कड़ है। क्या करती है, क्या करती है, क्या करती है, look at you, look at you, look at you। इधर ही है मेरा, इधर ही है, इधर कैसे है तुम्हारा, उधर रखो। ये तमीज देखो, ये है ये मुजस्सम तमीज बैठे हैं। इनको तमीज नहीं है कि आप ये किसी साथ बैठे औरत के साथ तमीज कर रहे हैं। ये है पीटीआई, ये है गालियों का मुजस्सम। लेकिन जो बंदा हमारी खवातीन का नाम देगा, बेटियों का नाम देगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। क्या मैंने क्या कहा? मेरी तरफ नवाज शरीफ करता है भाई, नवाज शरीफ करता है, शाबाश शरीफ करता है, हम क्या करता है, तमीज से रहो, करते हैं भाई। अच्छा एक मिनट। मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट किया, अम्मी मेरी और अब्बू की मुंतजिर थी, अभी फ़ोन पर पूछा कि इजाज़त मिल गई, मैंने कहा नहीं मिली, कहने लगी कोई बात नहीं हमारा अल्लाह मालिक है। सो वो लोग जो हॉस्पिटल के रास्ते में जिनकी रिक्शों में प्रेगनेंसी होती रही है, वो लोग जो हॉस्पिटल की बालकनी में जिनकी डेथ हो जाती है, वो लोग जो कॉरिडोर में मर जाते हैं, क्या उनका अल्लाह मालिक नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल प्रोग्राम है एक्सप्रेस न्यूज़ का तकरार। आप देख रहे हैं एक लाहौर की बड़ी मकबूल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हम मौजूद हैं और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ यहाँ काफ़ी तादाद में। यहाँ इस तरफ मेहमान मौजूद हैं। अस्मा बुखारी साहब, आपका ताल्लुक़ PMLN से है। हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। हाथ खड़ा करें, सवाल कौन पूछेगा? यहाँ पहले लड़के चलें। मेरा सवाल उज़मा साहिबा से है कि आपने कहा कि मैंने पीपल्स पार्टी को इसलिए छोड़ा कि जरदारी ने मोहतरमा के कातिलों को नहीं पकड़ा, ऐसा ही है? हाँ या ना? बात कीजिए, आप बात कीजिए। हाँ जी, उन्होंने यही कहा यार, मैं गवाही देता हूँ। आपने इस्तीफा दे दिया, आपने इस्तीफा दे दिया। अब 5 साल होने के सानिया मॉडल टाउन के कातिलों को नहीं पकड़ा गया, अब आप नून लीग से कब इस्तीफा दे रही हैं? समेत ये जो आपका पीटीआई माइंडसेट है, अगर आपको लगता है कि मुझ पे जातियात की गुफ्तगू करके आप मेरा मुंह बंद करा लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है, पहली बात। दूसरी बात ये है बैठ जाओ तुम, सुकून करो ज़रा। दूसरी बात यह है कि मॉडल टाउन का केस चल रहा है अभी कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर जिसने कानून को हाथ में लिया, जो उसने मुल्ज़मान है, जो अदालत उनको सज़ा देगी, बिल्कुल उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आज भी कहती हूँ सज़ा सबको मिलनी चाहिए, मैंने कभी किसी की सज़ा के ऊपर वो नहीं किया। लेकिन ये जो तुम्हारा ये जो आपका जो माइंड सेट है ना, आप मेरे गम से आप बाहर निकल आइए, आप सियासी गुफ्तगू करें, मेरे गम से आप बाहर निकल आइए। काफ़ी हो गया मेरे गम से आप बाहर निकल आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। PMLN की तो कोई बात नहीं, इनको साइड पे करें। मेरा सर आपसे क्वेश्चन है कि आपने कहा कि हम ख़ानदानी बादशाहत को ख़त्म करेंगे, ठीक है? तो सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को आपने टिकट दी, क्या आप नहीं समझते कि आप मारूसी सियासत को दोबारा परवान चढ़ा रहे हैं? ठीक है जी, क्या इससे ज़्यादा कंपेटिटिव होगा जी? बड़ा वैलिड सवाल है। मेरा इसका जवाब ये है बेटा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स में किसी जगह भी कैंडिडेट का बनना बरल एक मुश्किल काम है। ये बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की कि इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया सियासत में, ये बात सच है। सो यहाँ पे आप कह लें कि कैंडिडेट नहीं मिलते, ये मजबूरी है। लेकिन मेरा जवाब इसका क्या है? एक मिनट बेटा बात कर। मेरा जवाब इसका ये है कि अगर जहांगीर तरीन की जगह पे उसका बेटा जनरल सेक्रेटरी बन जाए, इमरान खान की जगह पे उसका बेटा चेयरमैन बन जाए, अलीम खान की जगह पे उसका बेटा सेंट्रल पंजाब का सदर बन जाए, मैं पहला आदमी हूँगा जिस पार्टी को छोड़ दूँगा। मैं नहीं इस पार्टी में सर्व करूँगा। ये खानदानी सियासत नहीं है। हम यहाँ पे जब देखते हैं कि एतजाज़ हसन किसके पीछे खड़ा है, जब हम देखते हैं चौधरी निसार किसके पीछे खड़ा है, तो ये बारे में नहीं है हमें। वैसे ये सिर्फ जहांगीर तरीन की बात नहीं है, खटक साहब की फैमिली के 8 मेंबर जो हैं वो KPK के अंदर मौजूद हैं। चले, ये भी है। चले, उनको 8 लोगों को टिकट मिला हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन सर से है कि हम लोग
PMLN की तो कारकर्दगी जितनी भी है हम देख रहे हैं, और इमरान खान साहब भी बहुत कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा। अभी हम उनकी बातें सुनी हैं, अभी तक का जो इनका बिहेवियर है वो बहुत गैर संजीदा है। तो क्या ये 2-4 जो लीडर हैं शुरू हमारे सामने हमारे लिए इन्हीं की ऑप्शन रह गई है जो गैर संजीदा है? क्या हम अगला जो वोटिंग होनी है उसमें क्या हमारे पास यही ऑप्शन होगा? क्या हम इन्हीं को वोट दे सकते हैं और कोई जो संजीदा बंदा हो, जो काबिल हो, जो लीडरशिप के लायक हो, क्या वो आगे नहीं आ सकता? कह रहे जी इमरान खान संजीदा नहीं। जी, बेटी का सवाल ये है कि क्या हमारी किस्मत में यही लीडर्स हैं? मेरा जवाब ये है कि आपका जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि बेस्ट अवेलेबल पे आपने जाना है, यही दुनिया का असूल है। मैं इमरान खान को आइडियल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट अवेलेबल है। बेस्ट अवेलेबल क्यों है? कि वो वाहिद लीडर है इस वक्त जो करप्ट नहीं है, वाहिद लीडर है जो एफर्ट करता है, वाहिद लीडर है जो पढ़ा लिखा है, और वाहिद लीडर है जो सेल्फलेस है। इस वक्त ही इज द बेस्ट अवेलेबल। सो इस वक्त हमारे पास उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले करप्शन के केसेस इमरान खान पे हुए, सबसे पहले इवन टेम्परिंग का बॉल टेम्परिंग का केस भी मेहरबानी से उन्हीं के ऊपर हुआ था, और अमरीकी अदालत की तो बात ही नहीं करते। मैम, आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में तरक्की हो रही है दिन ब दिन। अगर पाकिस्तान में इतनी ही तरक्की हो रही है तो लोग नौकरियां ढूंढने के लिए बाहर क्यों जाते हैं? और सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी बात यह है कि नौजवान ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल पे ख्वार हो रहे हैं। आपने बसेस, रोड्स, मेट्रो बना दी हैं, लेकिन हम बसेस पे बैठकर जाएं कहाँ जब हमारे पास कोई जॉब ही नहीं है? आप बस पे सैर किया करें। पहले तो बेटा सिर्फ बस के ऊपर जो है वो जॉब के लिए नहीं जाते, बस के ऊपर बहुत सारे मरीज़ भी जा रहे हैं, बस के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, और बस में बहुत ज़्यादा मुलाजमत पेशा लोग भी जा रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो ये एक फिनोमेना है, बेरोज़गारी का जो एक इशू है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी बेरोज़गारी का इशू है, अमेरिका के अंदर भी बेरोज़गारी का इशू है, लंदन में भी बेरोज़गारी का इशू है। सो बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आबादी के लिहाज से उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाती, लेकिन जो ब्रेन ड्रेन होता है, जिसकी आपने बात की, जिसकी आपने निशानदेही की कि लोग बाहर चले जाते हैं, अब लोगों को हम वापस ला रहे हैं, उसके ऊपर भी हम पे एतराज़ है, उसके ऊपर भी हमारे पास सुओ मोटो हो रहा है कि जी आप लोगों को वापस क्यों ला रहे हैं, उनको वही रहने दें, आप पढ़ाएं यहाँ, उनके ऊपर 25-25, 45-45 लाख रुपए डॉक्टर को बनाने पर लगाएं, और उसके बाद उसको मुल्क से बाहर भेज दे सकें, बाहर जाके खिदमत करो। तो ये भी एक फैक्ट है, लेकिन ये जो ब्रेन ड्रेन होता है इसको रोकना चाहिए, यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अच्छा बेटा, मेरा इसमें कमेंट ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बेरोज़गारी है वो है 8.5%, और जो लोग डिग्री वाले हैं, प्रोफेशनल डिग्री वाले, उनमें बेरोज़गारी है 30%। सो ये है आपके मुल्क की, दुनिया में बेरोज़गारी अनपढ़ों में होती है, ये वो मुल्क है जहाँ बेरोज़गारी पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा है। उसकी वजह मियाँ साहब ने अपने IQ के मुताबिक इस इकानमी की चलाने की कोशिश की है। उनके उस एजेंडे में पढ़े लिखे लोग इस मुल्क में आते ही नहीं हैं, उनकी प्रायोरिटी में कहीं है नहीं, वो गायब है सारे। यहाँ अनपढ़ों के लिए जिस तरह बात बेटा कर रहा था कि MNA भी हुई है, MPA भी हुई है, काउंसलर भी हुई है, चेयरमैन भी हुई है, कि जो कहे कि मियाँ साहब आपने मेरी गली से पानी निकाल दिया तो काफ़ी है, मियाँ साहब बोले मियाँ साहब जिंदाबाद, तो फिर काम चलेगा। वही चल रहा है इस वक्त। एक मिनट, ये प्रॉब्लम है PTI के, जिसकी वजह से इनको वोट नहीं पड़ता। जब वोटर की तौहीन करते हैं, मियाँ शाह भी जो कहता है ना वो पाकिस्तान का वोटर है, वो पाकिस्तान का शहरी है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको तस्लीम करें। जब वोटर इनको वोट नहीं देता फिर कहते हैं मुझे वोट क्यों नहीं मिला, इसलिए वोट नहीं मिलता इनको। ठीक है जी, इसलिए वोटर को जाहिल कहते हैं, इसलिए वोट नहीं मिलता। चीमा साहब, आप बार बार पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, नून लीग लूट के खा रही है, सब कुछ कर रही है, मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। आप धरना देने गए थे इस्लामाबाद में, PTV की बिल्डिंग पे हमला किया, पार्लियामेंट में हमला किया, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था? पाकिस्तान का बेड़ा घर किसने किया था? वो PTI नहीं थी? दूसरा क्वेश्चन ये कि आप बार बार कहते हैं हल्के से है, ये भी मैं बता दूं आपको, मैं NA 154 से हूँ, ये बात माइंड में रखिएगा। दूसरी बात, आप कहते हैं मैं बताना आपको, मैं बताने लगा। दूसरी बात यह कि आप कहते हैं हम मरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखते। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं मरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखते। क्या लोधरा में बाकी PTI के लोग मर गए थे? क्या पे वहाँ पे PTI के प्रेसिडेंट नहीं थे, जनरल सेक्रेटरी नहीं थे? आखिर बात सुनिए, बात कंप्लीट। आखिर जिन लोगों के इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर्स यूज़ करते हैं, क्या उनको ही टिकट देना है? उसके बेटे को टिकट देना है? कौन सी तब्दीली लेके आना चाहते हैं आप, मुझे बताएं। जो चीमा साहब जवाब दें तसल्ली वाला। जो काम बेटा हमने 2014 में किया, वो नून लीग आज उसको करने की कोशिश कर रही है, उसका एजेंडा बनाया है।
कि वोट को इज्जत दो। बेटा जमहूरियत कभी धांधली वाली नहीं होती, जमहूरियत जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। वो जमहूरियत शुरू होती है वोट से और फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। यहाँ पे हमारा ये क्रेडिट है कि पाकिस्तान के पहले 10 मसले जो हैं उनमें ना कभी करप्शन आई थी ना कभी धांधली आई थी। हम इन 2 बड़े इश्यूज़ को सरफेस पे लेके आए और आज का पाकिस्तान मुख्तलिफ पाकिस्तान है। दूसरी बात जो आपने कहा कि लोधरा में जो सदर था, लोधरा में सदर है डॉक्टर साहब, जो क्या नाम है जी, डॉक्टर शेर मोहम्मद नवाज जी। अभी मैं आपका इलेक्शन लड़ के आया हूँ, मैं डॉक्टर शेर मोहम्मद नवाज के घर में 3 दिन रहा हूँ। डॉक्टर साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर साहब अगर तैयार होते तो ही कुड बी ए गुड कैंडिडेट डेफिनेटली। क्यों किया था पार्लियामेंट और पीटीवी पे हमला? वो ये हाँ, पार्लियामेंट इसका भी जवाब और पीटीवी पे हमने कभी हमला नहीं किया। कहीं भी हम हल्फ देने को तैयार है। कहीं भी हम हल्फ देने को तैयार है। आरिफ अलवी और इमरान खान की टेप अभी तक मौजूद है जिसमें मुबारकें दी गई थी एक दूसरे को। मुबारक को हमला हो गया है। बेटा बात करो ना, ताने तो ना दो ना। चलो नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल चीमा साहब से है। चीमा साहब, तहरीक इंसाफ वाले हर किसी को बुरा भला क्यों कहते रहते हैं जी? क्या उनके पास अपनी कोई अच्छाई बताने के लिए नहीं है? ठीक है, वो कह रहे हैं जी आप सिर्फ लोगों को बुरा कह के वोट मांगते हैं, अपनी अच्छाई बता के नहीं मांगते। बेटा एक मिनट, शेख सादी से किसी ने पूछा कि शेख साहब आप में अकल कहाँ से आई? शेख साहब ने कहा आपने अकल कहाँ से सीखी? शेख साहब ने कहा मैंने अकल बेवकूफ़ों से सीखी है। लोगों ने पूछा वो कैसे? उन्होंने कहा जो काम बेवकूफ़ करते हैं मैं नहीं करता। बेटा जब हम कहते हैं कि फ़लाँ गलत है तो हम ऐलान ये कर रहे होते हैं कि जो काम उसने किया है हम नहीं करेंगे। ये बेसिकली पब्लिकली हम अनाउंस करते हैं, ठीक है? तो जो करेंगे वो भी बता देना। अच्छा, करेंगे क्या? दूसरा जो काम है वो हम बताते हैं कि हम करेंगे क्या। वो हमारा मंशूर होता है या अगर हमारे पास हुकूमत हो तो हम डिस्प्ले करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इस वक्त KPK में हमने क्या किया है वो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या गलत हो रहा है, ये हमारा काम है। जस्ट एक बात बेटा, लास्ट एक मिनट, जो अपोजिशन है, अपोजिशन का रोल जो है विसल ब्लोअर का रोल है, यानी रेफरी का रोल है। रेफरी का काम जब भी फाउल होगा उसने विसल बजानी है। उसे ना कहें कि आपने विसल ना बजाएं, मैच बड़ा अच्छा चल रहा है, उसने विसल जहां फाउल होगा बजानी है। ये हमारा रोल है, बेसिक रोल। लिहाजा हमें जो कहा जाता है कि हमेशा एतराज़ करते हैं, बेटा पंजाब में और मरकज़ में हमारा रोल ही ये है, हमारी ड्यूटी ये है। चलें, हमने करना है। अब रिस्पॉन्ड कर दें। हमारा भी रोल है, हमारा भी रोल है अपोजिशन का KPK के अंदर। हाँ। अभी करप्शन और जो धांधली की बात की है, आपके अली अमीर गंडापुर जो है वो बैलेट बॉक्स समेत जो है वो लेके भागते गए, पूरी दुनिया ने देखा। ये भी आपके दौरे हुकूमत में हुआ। और उसके बाद जो करप्शन की बात है, इतना बड़ा ताला एहतसाब कमीशन को लगा हुआ है। और आज एक कमिश्नर साहिबा का लेटर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जो उसने एहतसाब कमीशन के लिए उसको लिखा है कि उस सूबा जहाँ पे 90 दिनों के अंदर करप्शन खत्म हो रही थी वहाँ पर वो ताला ही नहीं खुल सका। और जो DG जो कुछ कह के गया था इनके बारे में, आज तक CM KPK के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे उसके ऊपर ना कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ना उसको कोई पूछने के लिए तैयार है। PSL के मैचेस लाहौर में भी हुए और कराची में भी हुए और सब लोग ऑलमोस्ट आर्मी को और सिक्योरिटी फोर्सेस को जो थे और उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और आवाम ने भी किया। फिर नून लीग को स्पेशली मरियम नवाज साहिबा को ये ज़रूरत क्यों पेश आती है कि वो ट्वीट करें शुक्रिया नवाज शरीफ और उस पर पिक भी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की लगाएं। जी नेक्स्ट आप क्वेश्चन कीजिए। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने आगे स्टार्ट में प्रोग्राम के बोला था कि हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। PSL के मैचेस लाहौर में भी हुए और कराची में भी हुए और सब लोग ऑलमोस्ट आर्मी को और सिक्योरिटी फोर्सेस को जो थे और उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और आवाम ने भी किया। फिर नून लीग को स्पेशली मरियम नवाज साहिबा को ये ज़रूरत क्यों पेश आती है कि वो ट्वीट करें शुक्रिया नवाज शरीफ और उस पर पिक भी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की लगाएं। बेटा वो कह रहे हैं कि हर मंसूबे पे तख्ती अपनी क्यों लगा देते हैं आप? इसमें पहले तो ये है कि इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कुछ शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर मैच देखने गए हैं, वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले चीफ जस्टिस हैं जो मैच देखने गए थे और वो मैच देखने गए हैं, तो इसमें मैं नहीं समझती क्योंकि बुरी बात है। लेकिन बेटे हर इदारे ने अपना अपना काम पहले भी किया है। अगर ये शुक्रिया नवाज शरीफ इसलिए है
कि ये कराची ऑपरेशन पहली दफ़ा नहीं हुआ। कराची ऑपरेशन बहुत दफ़ा इस मुल्क में हुए, लेकिन इस मुल्क में इतना इस तरह से अमनो अमान जो है वो कहीं और नहीं आया। मुझे एक मैसेज भेजा कल किसी ने, उन्होंने कहा कि कल बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने जो कचरा फेंका था अपने घर के बाहर, अब्बा जी ने जो है वो मुझे डांट के कहा कचरा उठाओ, मैंने उठा लिया, तो उसके बाद अब कह रहे हैं कि मतलब अब्बा जी को जो है वो भूल जाएं कि अब्बा जी ने कुछ नहीं किया। ऐसे नहीं होता। शुक्रिया नवाज शरीफ इसलिए है कि इस मुल्क में रोशनियाँ वो लेके आए, एक मुल्क से दहशतगर्दी उन्होंने ख़त्म की। अदरवाइज कराची के नाम पर बहुत ऑपरेशन पहले हो चुके हैं। नेक्स्ट जी जी मेरा क्वेश्चन सर आपसे, आप मुझे बताएं कि एक लीडर को फॉलो करने के लिए कौन सी बेसिक्स होनी चाहिए? फॉलोअर की या लीडर की? लीडर की। हाँ, लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, बारी बारी बताएं आप। मैंने उन्होंने इनसे पूछा है, लेकिन दो सवाल, दो क्वालिटी ज़्यादा पूछी है उन्होंने। जी बेटा, लीडर की क्वालिटी मेरे हिसाब से तरतीब से ही होनी चाहिए। तरतीब के हिसाब से लीडर की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि पहली बात वो ज़हीन हो, ज़हीन होना ज़रूरी है, विजनरी हो। दूसरी बात वो सेल्फलेस हो, यानी करप्ट ना हो। और तीसरी बात जो है कि वो बचपन से लेके बाइसेस ना पाले हुए हों, वो मुतस्सब ना हो। जमहूरियत की बात होती है, वोट के तकद्दुस की बात होती है। इमरान खान भी वही बात करता है, नवाज शरीफ भी वही बात करता है। तो मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि इस पाकिस्तान में इस जमहूरियत में तलबा यूनियन पे पाबंदी है, ठीक है, बड़े अरसे से पाबंदी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 2013 के इलेक्शन में जो इन्होंने अपनी कैंपेन चलाई थी, उसमें यह भी हिस्सा था कि हम नौजवानों को सियासत में आने का मौका देंगे, तलबा यूनियन की बहाली होगी। ये मुस्लिम लीग नून का मंशूर था। इमरान खान का भी यही मंशूर है कि वो भी नौजवानों को सियासत में लाएंगे। लेकिन अगर 2018 के इलेक्शन में इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाए, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ जाए, तो क्या आप तलबा यूनियन की बहाली में अपना किरदार अदा करेंगे? बल्कि अभी भी कर सकते हैं जी, अभी भी आप कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पर मैं बिल्कुल समझती हूँ कि तलबा यूनियन जो है वो नर्सरी होते हैं किसी भी ग्रूम करने के लिए किसी पॉलिटिकल वर्कर को। तलबा यूनियन के हवाले से मैं ज़ाती तौर पर बहुत एडवोकेट रही हूँ, आज भी हूँ। लेकिन जो वाक़यात हुए हैं पिछले दिनों में, अगर कुछ रिसेंट पास्ट में देखिए आप, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो हुआ, जो दो तलबा तंजीमों के बीच में हुआ, अभी तलबा यूनियन पे पाबंदी है, तो ये आलम है। और इसीलिए बहुत सारे जो नाकदीन हैं, जो नहीं चाहते, जब हम इसके ऊपर बहस करते हैं पार्टी के अंदर भी या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, तो जो क्रिटिसिज्म हमें सुनने को मिलता है, जो हम लोग कहते हैं कि नहीं तलबा यूनियन पे पाबंदी उठनी चाहिए, उसके ऊपर फिर ये वाक़यात कोट करके हमें खामोश करा दिया जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर बिल्कुल तलबा यूनियन के हक़ में हूँ। यहाँ सर पॉलिटिकल ग्रूमिंग के साथ जो स्टूडेंट्स निकलते हैं, बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिन्होंने सियासत में एक नाम बनाया है तलबा यूनियन से आगे जाके। लेकिन तलबा यूनियन के अंदर तशद्दुद और तलबा यूनियन के अंदर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल जब होगी तो फिर उसका, और मिशाल खान का केस बहुत बड़ी एग्जांपल है, इसको हमने देखा है अपनी। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेटा मैं क्लास 10 से लेके यूनिवर्सिटी तक मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बड़ा एक्टिव रहा हूँ, हमेशा बड़ा एक्टिव रहा हूँ मैं। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बेटा ये बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। सेहतमंद बंदे को, थोड़े दलेर को या अग्रेसिव को टेरर खुद उसके दोस्त कहते थे। ये एक फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है। और तशद्दुद जो है, ये मैं जमीयत में रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं जमीयत में रहा हूँ। फैसला क्या नाम है, पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग, जमीयत के लोग ही, वो बाकायदा फ़ख्र से बताते हैं कि हमने लोगों का दाखिला बंद किया हुआ है। भाई हम जमहूरियत की बात जब कर रहे हैं तो ये कौन सा जमहूरी रवैया है कि आप किसी का दाखिला बंद कर दें? आपके यहाँ कोई पॉलिटिकल लीडर आए तो आप उसको फेंटी लगाएं, आप उसको तशद्दुद करें, अगवा कर लें। सो मैंने उस दिन छोड़ा, उस दिन बाकायदा स्पॉन्सरशिप मैंने उस दिन छोड़ी जिस दिन इमरान खान पे तशद्दुद हुआ। सो यहाँ पे मैं समझता हूँ कंट्रोल्ड किस्म की डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन किसी जगह स्टूडेंट का अपने नाम के साथ फ़ख्र से लिखना कि टेरर हूँ मैं, या मैं तशद्दुद करता हूँ, या मैं दाखिला बंद कर देता हूँ, या सारी क्लास या सारी यूनिवर्सिटी मुझसे डरती है, ये बड़ा गैर जमहूरी और ये गलत है। लेकिन इसमें मैं अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ को बजाय इसके कि वो तवज्जो देते हैं कि हमने तलबा की सियासी ग्रूमिंग करनी है, उन्होंने आसान हल ढूंढा, बंद कर दो, पाबंदी लगा दो। आपके लीडर्स कितनी मरतबा जाके यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के साथ टाइम गुजारते हैं, उनको पॉलिटिकली ग्रूम करते हैं, कितनी मरतबा आप उनको बुलाते हैं? ये सेशंस नहीं होते जिसकी वजह से वो अपने तरीके से सियासत करते हैं। नौजवान हैं, वो हथियार भी उठा लेते हैं। तो ये जिम्मेदारी सियासी जमातों को अपने कांधों पे लेनी पड़ेगी कि स्टूडेंट्स को ग्रूम करें, उनको तशद्दुद से दूर लेकर जाएं और साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स सिखाएं, बजाय इसके कि उनके ऊपर पाबंदी लगा के जान छुड़ा दें। अगर तलबा एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे पाकिस्तान में मौजूद हुए
तो पाकिस्तान में गारंटेड कोई ताकत भी जिनसे आपको शिकायत है, कोई भी ताकत, मैं उसमें फिर आपको कह रहा हूं, कोई भी ताकत इनको नहीं रोक सकती। दुरुस्त कह रहे हैं। किसी को भी रोक। मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है, मैम किसानों की बारे में आपकी क्या पॉलिसी है? जीरो पॉलिसी है। मुशर्रफ दौर में किसान बड़े खुशहाल थे, जरदारी के दौर में किसान बड़े खुशहाल थे, लेकिन आपके आजकल के मौजूदा दौर में जो नून लीग का 5 साल का अर्सा रहा है, इसमें किसान पिट रहे हैं, रुल रहे हैं, गन्ने का रेट आपके सामने है। 1 नवंबर से लेके आज तक जामियाबाद वाली शुगर मिल में रोज़ाना 2 करोड़ 20 लाख रुपया किसानों को चूना लगाते हैं। अगर ये बात ठीक ना हो तो उज़मा बुहारी साहब जो सज़ा मेरे लिए सजेस्ट करेंगे मैं मान जाऊंगा। तो वो बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है। जो सज़ा क्या खैबर पख्तूनख्वा में टोटली 100% करप्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है? क्या वहाँ पे करप्शन बाकी नहीं रही? क्या उनकी सिर्फ ये जिद है कि कुर्सी कुर्सी और काली शेरवानी ही चाहिए? चलें जवाब। मेरा सवाल चीमा साहब से। चीमा साहब ने ये बात कही कि अगर नवाज शरीफ मुझे गाली देगा तो मैं भी उसे गाली दूंगा। तो जैसे कि ये कहते हैं कि जब आएगा इमरान सबकी शान बनेगा नया पाकिस्तान, तो क्या इस तरह के पाकिस्तान को तश्कील दिया जाएगा? गाली का जवाब बेटा तो नहीं है ना सर? जी बेटा मेरी 3 बेटियां हैं, मैं उनका मुहाफिज हूँ। मेरी बेटी को गाली देगा कोई तो मैं उसका कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। ये सच ये है, मैं यही कहूँगा कि मेरी बेटी को गाली दे तो ये नहीं हो सकता कि मैं उसकी इज्जत वो कह रहे हैं हम गांधी को फॉलो नहीं कर सकते कि गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा आगे कर दे। वो मेरी को बेटी को गाली देगा तो मैं नहीं करूँगा। मेरा नाम फराज है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, हर किसी को वोट कास्ट करना चाहिए, लेकिन जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होता है और वोट कास्ट करने का टाइम आता है तो आपके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब बाहर चले जाते हैं। नहीं, और अगर आप ये कहें कि वो बीमार हैं जिसकी वजह से वो बाहर हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको वो उस सीट के ऊपर किसी और कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए था ताकि ये सवाल वैलिड है, ताकि आपका वो वोट जो है वो ज़ाया ना होता? एक तो उस्मान बुखारी साहब वोट ज़ाया ना होता, दूसरा कोई सेहतमंद आदमी लेके आए। पाकिस्तान पहले ही बीमार है, ऊपर से बीमार सेनेटर। नहीं देखिए, बीमार होना तो कोई गाली नहीं है ना इमरान, लेकिन बेटा हम उनको ले भी आते तो हमारे साथ तब भी यही होना था जो इस इलेक्शन में हुआ। तो उनके होने ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, एनीवन? मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है, मैम किसानों की बारे में आपकी क्या पॉलिसी है? जीरो पॉलिसी है। मुशर्रफ दौर में किसान बड़े खुशहाल थे, जरदारी के दौर में किसान बड़े खुशहाल थे, लेकिन आपके आजकल के मौजूदा दौर में जो नून लीग का 5 साल का अर्सा रहा है, इसमें किसान पिट रहे हैं, रुल रहे हैं, गन्ने का रेट आपके सामने है, आलू का रेट मौजूदा जो सा रेट है, उनके बारे में आपकी क्यों जीरो पॉलिसी रही है? उन्हें क्यों नहीं आप ऊपर लेकर आए? नहीं देखो, आपका ये कहना कि ज़ीरो पॉलिसी है, आपका हक है, आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की है अपने इस दौरे हुकूमत में ख़ास तौर के ऊपर कि किसानों के हवाले से जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, पेस्टिसाइड्स के हवाले से या खाद के हवाले से, या अपनी लागत बढ़ाने की रिसर्च जितनी हुई है इस दौरे हुकूमत में शायद पहले कभी नहीं हुई। लेकिन हमने किसानों को एक पैकेज अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर के अंदर। उसके अंदर 50-50 होना था, 50% सूबों ने देना था, 50% वफाक ने देना था। जो ख़ास तौर पे शुगर मिल्स के हवाले से जो आपका इशू है, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इस शुगर माफिया के मैं ज़ाती तौर पे भी खिलाफ हूँ जो ये इस्तेसाल करते हैं लोगों का। आपको अगर याद हो और आपने देखा हो कि खुद सीएम साहब पर्सनली मॉनिटर करते रहे हैं इस शुगर माफिया के हवाले से। सीएम साहब के अपने फैमिली की फैक्ट्री जो है उन्होंने सील कराई थी इस हवाले से कि उन्होंने काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया था। जी बेटा, यहाँ पे 2 बातें रिकॉर्ड पे हैं। एक ये कि मियाँ साहब ने, आप सारे लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, आप एग्रीकल्चर से हैं बेसिकली, तो मियाँ अखबारों में आता रहा कि पाकिस्तान के किसानों को 342 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है, पैकेज, किसान पैकेज का 342 अरब। इसहाक डार साहब ने IMF को एक लेटर लिखा कि आपने जो पढ़ा है कि 342 अरब हमने नहीं दी, हमने सिर्फ 32 अरब रुपया किसानों को दिया है। ये रिकॉर्ड पे लेटर मौजूद है, एक चीज़। दूसरी बात, मियाँ साहब की जो रमज़ान शुगर मिल है यहाँ पे आप कह लें यहाँ जामियाबाद में चिनियोट में, उस शुगर मिल की जो कैपेसिटी है वो है आप कह लें 40,000 टन। 40,000 टन का मतलब है 10 लाख मन रोज़ाना वो क्रश करती है। मियाँ साहब ने वहाँ पे जो गन्ना ख़रीदा है वो 158 रुपये में ख़रीदा है। 158 रुपये का मतलब ये है कि असल रेट से 22 रुपये कम। सो 10 लाख ज़रा 22 रुपये, ये बनता है 2 करोड़ 20 लाख।
मियाँ साहब 1 नवंबर से मियाँ शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कभी दिल्ली की करप्शन नहीं की। 1 नवंबर से लेके आज तक जामियाबाद वाली शुगर मिल में रोज़ाना 2 करोड़ 20 लाख रुपया किसानों को चूना लगाते हैं। अगर ये बात ठीक ना हो तो उज़मा बुहारी साहब जो सज़ा मेरे लिए सजेस्ट करेंगे मैं मान जाऊँगा। वो बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है। जो सज़ा 2 करोड़ 20 लाख रुपया रोज़ाना पहली तो एक मिल है और बाकी जितनी है वो इसके अलावा है। पहली तो बात यह है कि मुझे हैरत होती है कि ये जो है ये पता नहीं शुगर मिल के अंदर कोई मतलब अकाउंट्स में काम करते रहे, पता नहीं कहाँ से फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके पास आ गए। और दूसरी बात ये जो इन्होंने दावा किया है, इन्होंने ये जो दावा किया है जो मैंने कहा था उसको इंडोर्स किया है कि किसान पैकेज के ऊपर किसी दूसरी पंजाब के अलावा किसी दूसरे सूबे ने जो है वो वफाक के साथ कंट्रीब्यूट नहीं किया, तभी वो किसान पैकेज वहाँ नहीं जा सका, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये जिस शुगर मिल की जिस तरह एग्जांपल्स दे रहे हैं, जहांगीर तरीन सबसे बड़ा शुगर माफिया है इस मुल्क के अंदर, उसके कर्जों की तादाद देखें, उसकी एक्सप्लॉयटेशन देखें कितनी है। तो इसलिए दूसरों के ऊपर ये जो इनका आदत है ना, इल्ज़ाम लगाओ उसके बाद भाग जाओ। ये जैसे इमरान खान आज तक 10 अरब रुपए की करप्शन का हम बार बार कोर्ट में बुला रहे हैं, भाई आके जवाब दे दो। जब वो कह रहे थे कि मुझे करप्शन का जो है वो दावा उन्होंने किया, मुझे 10 अरब रुपया ऑफर हुआ है, जब इनके इल्ज़ाम लगा के फारिग हो जाना इनका काम है। सो ये भी अब ये भी यही करेंगे जो उनके लीडर कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगाओ और फारिग हो जाओ। जहांगीर तरीन का शुगर में 15% मार्केट शेयर है। यहाँ 7.5 मिलियन टन शुगर पैदा होती है, उसका 15% मार्केट शेयर है। उनकी 5 मिलें हैं, उनकी 5 मिलों में 182 रुपये रेट ना मिले तो फिर भी उज़मा साहबा जो सजा तो वो माफी मांग रहा है आपसे। चले सवाल है आपसे ही है। आप लोगों ने जिस तरह इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ और छोटे मियाँ बड़े मियाँ के खिलाफ करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई, साबित भी हो गई जिस तरह से भी हुई, फिर आपने उनको उनकी पार्टी का कायद जो है वो नाअहल करार दिया। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया, करप्शन को सामने लाए। ये आवाज़ सिर्फ नून लीग के खिलाफ ही क्यों उठती है, ये पीपल्स पार्टी MQM इनके खिलाफ क्यों नहीं? जी ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, देखें खाली आप नवाज शरीफ के पीछे हाथ पैर धोके पड़े हैं और कोई बेटा नोट करना यही मैं चाहूँगी, क्या खैबर पख्तूनख्वा में टोटली 100% करप्शन जो है वो खत्म हो चुकी है? क्या वहाँ पे करप्शन बाकी नहीं रही? क्या उनकी सिर्फ ये जिद है कि कुर्सी कुर्सी और काली शेरवानी ही चाहिए? चलें जवाब दीजिए। जी बेटा, पहली बात आ गई खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा बेटा दुनिया में सिर्फ 6 या 7 मुल्क ऐसे हैं जो करप्शन फ्री हैं। खैबर पख्तूनख्वा करप्शन फ्री नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन कम हुई है और ये हम इसे अचीवमेंट कहते हैं। ये करप्शन फ्री हम ना क्लेम कर रहे हैं ना है। दुनिया में 193 में से सिर्फ 7 मुल्क हैं। एक बात। दूसरी बात जो है, मैं कहा करता हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि मैं वो बदकिस्मत आदमी हूँ जो जिसके दौर में नवाज शरीफ, जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब, महमूद अचकजई साहब और अल्ताफ़ हुसैन 5 आदमी पैदा हुए। 5 इस मुल्क से वफादार नहीं थे और 5 करप्ट थे। मैं उस बदकिस्मत दौर में पैदा हुआ। ये फैक्ट है, हमने नाम लेना है, लेंगे। हम 5 का नाम ले रहे हैं। और उन्हीं करप्ट लोगों की कमर के ऊपर बैठ के उनको अपने कंधे फराम करके उनको डिप्टी चेयरमैन बनाया, जिसको कल तक कहा था कि मैं किसी को पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालूंगा। ये है मुक्का, ये है जरदारी इमरान भाई। अभी आए रोज़ LOC पे किलिंग्स हो रही हैं, कश्मीरियों को मारा जा रहा है उधर भी और इधर भी। तो कश्मीरी वांट्स मॉरल सपोर्ट्स फ्रॉम यू। तो क्या आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी है कश्मीर इशू के हवाले से? बेटा पहली तो बात यह कि कश्मीर की पॉलिसी इतनी आसान पॉलिसी नहीं है। वो सिर्फ हमारी पॉलिसी नहीं होती, पूरे पाकिस्तान की पॉलिसी होती है और तमाम इदारे उसमें शामिल होते हैं। इशू जो है कि यहाँ पे आप कह लें कि जो मतलब जो वज़ीर ख़ारजा, पहले वज़ीर ख़ारजा माशाल्लाह थे ही नहीं, जो बने हैं तो इतना गैर संजीदा आदमी वज़ीर ख़ारजा बना कि वो मजाक का उसको ज़्यादा शौक और काम नहीं कर रहे। सर मेरा क्वेश्चन उज़मा बुखारी साहब से है। मैम क्या आपको नहीं लगता कि जो PMLN है वो जो ज़्यादा काम करती है वो वोट बैंक को बढ़ाने के लिए करती है बजाय इसकी जो पब्लिक वेलफेयर के लिए हो? सपोज़ मैम आप नॉर्दर्न पंजाब की तरफ जाएँ तो जो लिया डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट अभी लिया डिस्ट्रिक्ट, लिया, ठीक। लेकिन अभी तक उधर सुई गैस नहीं आ सकी, ठीक है, किसी एक तहसील में नहीं आ सकी। उसके बाद आप म्यू अस्पताल में आ जाए जो कि पंजाब का बेहतरीन गवर्नमेंट अस्पताल में कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर आप इधर देखें सिर्फ एक एक्सरे मशीन है जो भी प्रॉपर वर्किंग नहीं करती। अगर आप सिंपल फिंगर का एक्सरे करवाने चल जाए तो 3 दिन का टाइम मिलेगा।
बजाय इसके आप ये देखें कि जो स्पीडो बस हैं जिसमें 5 से ज़्यादा मुसाफिर नहीं बैठते, वो शहबाज शरीफ साहब ने 100 से ज़्यादा ला के लाहौर में रख दिए। ठीक है, फिर इसके साथ अगर आप एक कॉमन चीज़ और देखें, अगर एक बिल आता है घर का जिसमें 475 रुपये मंगला डैम के होते हैं, वही अमीर आदमी जिसकी 2 लाख इनकम है वो भी 475 देता है, एक बंदा जो रेडी लगाता है वो भी 475 देता है, तो इसमें इंसाफ क्या है? इसमें कहाँ दोनों के लिए कम्बिनेशन है? अच्छा सवाल किया बेटा। पहली तो बात यह है कि सियासी जो पार्टियां होती हैं, बड़ा अहम सवाल है, जवाब सुनने प्लीज। सियासी पार्टियां बेटे पब्लिक वेलफेयर के लिए ही काम करती हैं, क्योंकि वोट फिर पब्लिक से ही लेना होता है। सो ये इंटर रिलेटेड है। जो आपने इसको अलहदा करने की कोशिश की, मैं नहीं समझ पाई आप कैसे अलहदा कर सकते हैं। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक का इनाम वेलफेयर से होता है और वही हमें वोट डालते हैं। दूसरी बात जो आपने लिया के हवाले से स्पेसिफिकली कही, सुई गैस का प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है, आज से नहीं है, बहुत सारे सालों से है। उसके लिए आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने काम किया। LNG के हवाले से जो है वो LNG को भी हमने लाने की कतर से हमने कोशिश कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। और ये पॉपुलेशन के हवाले से ये मसाइल आते हैं जो आपने म्यो हॉस्पिटल के साथ से कहा। इस वक्त लाहौर की आबादी बेटा 1 करोड़ से ज़्यादा है और इस आबादी के लिए यकीनन, और फिर यह है कि जो बाहर से मरीज़ आते हैं तमाम लोगों की सेटिस्फेक्शन, देखिए मुल्तान में भी कार्डियोलॉजी है, पिंडी में भी कार्डियोलॉजी है, लेकिन एक आम आदमी की सेटिस्फेक्शन शायद ये होती है कि लाहौर PIC सबसे बेहतर है, वहाँ जाऊँगा, वहाँ इलाज होगा तो बेहतर होगा। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो हमारे ये हॉस्पिटल्स हैं, एक तो इनके ऊपर जिसके ऊपर कल चीफ साहब ने भी बहुत गुफ्तगू की, उनको जवाब देंगे इंशाल्लाह। आउटसोर्स कर रहे हैं हम तमाम इक्विपमेंट को। कोई भी इक्विपमेंट जो है जो ख़राब होगा या अवेलेबल नहीं होगा, बिजली के बिल वो कंपनी की जिम्मेदारी होगी। और जो आपने बेटा बिल्स की बात की, आप दुरुस्त कह रहे हैं ये, लेकिन हमारे प्रॉब्लम मुल्क में यही प्रॉब्लम है जिससे हमने बात शुरू की थी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो करते हैं, हम अपनी मर्जी से टैक्स देना ही नहीं चाहते। लेकिन ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमने कोशिश की है टैक्स नेट को बढ़ाने की। इस दफ़ा टैक्स नेट पे कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन अभी भी जो सैलरीड लोग हैं उनकी सैलरी में से टैक्स कटता है अपने आप। हम में से कोई टैक्स देने के लिए इस मुल्क को तैयार नहीं है। टैक्स होगा तो आप भी ज़खायर भी बनेंगे, टैक्स होगा तो मुल्क की वेलफेयर भी होगी। टैक्स नहीं देंगे बहरहाल वो देना पड़ेगा, फिलहाल बाद में देखेंगे उसको, पैसे जमा हो जाएंगे तो। जी नेक्स्ट। मैम, आई एम फ्राम आज़ाद कश्मीर। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि पिछले इलेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ कश्मीर ने नून लीग को सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग मी। तो अभी आए रोज़ LOC पे किलिंग्स हो रही हैं, कश्मीरियों को मारा जा रहा है उधर भी और इधर भी। तो कश्मीरी वांट्स मॉरल सपोर्ट्स फ्राम यू। तो क्या आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी है कश्मीर इशू के हवाले से? बेटा पहली तो बात यह कि कश्मीर की पॉलिसी इतनी आसान पॉलिसी नहीं है, वो सिर्फ हमारी पॉलिसी नहीं होती, पूरे पाकिस्तान की पॉलिसी होती है और तमाम इदारे उसमें शामिल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात और अच्छी बात इस दौरे हुकूमत में हुई है वो ये है कि सलामती कौंसिल में पहली दफ़ा जिस तरह से कश्मीरी मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई है, बाकायदा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिए गए हैं सलामती काउंसिल के अंदर तस्वीरों के साथ, वो जो पैलेट गन्स के साथ बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहे थे वहाँ पर, और उसके ऊपर बात हुई है, उसके ऊपर सलामती काउंसिल में बात हुई है, मुख्तलिफ ममालिक ने उसके ऊपर बात की है। सो ये एक ऑन गोइंग जंग है, लेकिन इस जंग का इख्तिताम बहुत करीब है इंशाअल्लाह ताला। और कश्मीरियों को हमसे कोई सपोर्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम कश्मीरियों के साथ हर वक्त हर सांस के साथ खड़े हैं। ठीक है, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें, ये उज़मा साहबा को भी पता है और मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ये जो कश्मीर की जंग है इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। इशू जो है कि यहाँ पे आप कह लें कि जो मतलब जो वज़ीर ख़ारजा, पहले वज़ीर ख़ारजा माशाल्लाह थे ही नहीं, जो बने हैं तो इतना गैर संजीदा आदमी वज़ीर ख़ारजा बना कि वो मजाक का उसको ज़्यादा शौक़ और काम नहीं कर रहे। और वज़ीर आज़म का जो तल्लक है मोदी के साथ, और जिस तरह मतलब आप कह लें कलभूषण के मामले में, दूसरे मामलों में जिस तरह सरफ़ नज़र किया गया है, वो कश्मीरियों को भूल के अपनी करप्शन को छुपाने का काम हो रहा है, बाकी काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। मैम, आपने कहा कि हमने किसान पैकेजेस दिए, आपने किसान पैकेजेस तो मिडिल मैन को दिया, आपने कोई प्राइस कंट्रोल टीम नहीं बनाई। मेरा ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से, मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ। हमारी कपास रुल रही होती है, खरीदने के लिए 1-1 रुपए का उसका हिसाब लिया जाता है, 1-1 रुपए रेट बढ़ाते हैं। आपकी कोई प्राइस कंट्रोल टीम वहाँ मौजूद नहीं होती। आपके MNAs MPAs के वहाँ जो कजन्स हैं सिर्फ वही खरीद रहे होते हैं और उन्हीं की मर्जी होती है कि जो कि आप गवर्नमेंट से रब्ता करें, उनसे दरखास्त करें कि कोई प्राइस कंट्रोल टीम तो बनाए जो चेक कर सके। आप किसान की बात करते हैं, आप दुरुस्त कह रहे होंगे, टीमें मौजूद हैं, नहीं टीमें मौजूद हैं, लेकिन वो इफेक्टिवली अपना काम नहीं कर पा रही होंगी। मैम, जनूबी पंजाब में कोई टीम नहीं है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, कागजात की मेरी नॉलेज में कागजात की हद तक टीमें
मौजूद है जो बार दाने की खरीदारी से लेकर उसकी फसल की जो है उस तक मॉनिटर करती हैं, लेकिन आपके हल्के में अगर आपके इलाके में ये प्रॉब्लम है तो देखते हैं। ठीक है बेटा, मेरा पॉइंट जो लास्ट में जैसे समराइज करूंगा, सोशल साइंस के लोग कहते हैं कि इंसान के 2 हाथ काम करने वाले हैं और 1 मुंह खाने वाला है। ये अगर काम करे तो कभी भूखा नहीं मर सकता, और ये काम करता हो तो अमीर होता रहता है। दुनिया में जो अमीर नहीं हुए वो वही मुल्क नहीं हुए जहाँ लीडरशिप करप्ट थी। सो यहाँ पे ये जो चूरन बेचा गया कि लोगों ने ठीक होना है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ये चूरन गलत बेचा गया है। दुनिया में जहाँ कहीं तरक्की हुई है, जहाँ कहीं तरक्की हुई है वो नेचुरल रिसोर्सेज वाले मुल्कों में नहीं हुई। जहाँ जहाँ लीडरशिप ठीक आई वहाँ तरक्की हुई। लिहाजा यहाँ पे जब लीडरशिप ठीक आएगी तरक्की होगी, और अमीर होना हमारा हक है। आज 60% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, $2 पर डे से कम इनकम है। ये हमारी किस्मत नहीं थी। हमने आज, अगर हम गरीब हैं या जाहिल हैं, तो इसके पीछे जो कोई ना कोई ज़िम्मेदार तो है। जो ज़िम्मेदार है वो अपने आप को ठीक करें या नए लोग आएँ। यहाँ चेंज होना है। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, इसने ठीक होना है। हमने और आपने मिलकर ठीक करना है। लीडरशिप जो है, जिस तरह आप पढ़ने में मेहनत करते हैं, इसी तरह 5 साल बाद अंगूठा कहाँ लगाना है, मोहर कहाँ लगानी है, इस पर भी मेहनत किया करें। और KPK बहुत में शुक्रिया। दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम स्टूडेंट्स का। मेहमानों के लिए एक मरतबा फिर तालियां आप बजाएं। आपके यूनिवर्सिटी मीडिया क्लब के लिए क्लैपिंग। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे तालिब इल्म और ये थी पॉलिटिकल फिगर्स जो सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। आप इनके सवालों से, इनके बल्कि सवालों और इनके जवाबों से इत्तफाक भी कर सकते हैं, इनसे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।